बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 10 साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे और इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने में जो ट्रिक्स यूज़ होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरी बुक के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम कर लें और ये वीडियो आपको बोर्ड का पेपर जो चंद दिनों में होने वाला है उसमें बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज है, कहते हैं कि द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डैश। कहते हैं जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो क्या होती है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आपके पास होती है ax² plus bx plus c is equals to 0. This is standard form of quadratic equation. अब आप यहाँ पे चेक करें तो x की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 2 है, तो इट मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी वो क्या होगी जी, 2 होगी। तो ये आपके पास ब्लैंक नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ जाते हैं। अच्छा, एक बात आप और माइंड में रख लें कि ये इस पहली टर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फर्स्ट टर्म है इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है। और जो सेकंड टर्म होती है उसको कहते हैं लीनियर टर्म, लीनियर टर्म। और जो लास्ट टर्म होती है उसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कंडीशन याद रखिएगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 गिव्स अस 0, तो फिर ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। तो अब नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक में हमारे पास कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 2x² - 3x - 4 इज इक्वल टू 0 इज डैश। तो इसका आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का आपके पास फार्मूला है, देखें ये मेरे पास स्टैंडर्ड शेप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का आपके पास फार्मूला होता है, शॉर्ट हम इस तरह लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू b² - 4ac। तो अब यहाँ से आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू आपके पास 2 बनती है, b की वैल्यू आपके पास -3 बनती है और c की वैल्यू आपके पास -4 बनती है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो -3² - 4 इंटू a2 और c आपके पास -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बनता है जी -3² 9 -4 2 8 और -4, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 32, तो ये आपके पास बन जाएगा जी 41। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आपके पास बनता है 41, ठीक है। ये ब्लैंक नंबर 2 थी। जस्ट आपको डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता और आपने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्लैंक है, इफ 2 to the power 2x equals to 16 then x equals to डैश। सॉरी, ये 41 जो है वो आपके पास इस ब्लैंक में आता है। तो ये देखें, इसमें एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने याद रखना है। ये 1.2 का कंसेप्ट है, वो ये आपके पास कि इफ a to the power x is equals to a to the power y, अगर बेस एक जैसे हो, पावर बेशक डिफरेंट हो, बीच में इक्वालिटी का साइन हो, तो फिर आपके पास पावर्स भी इक्वल होंगी, देन x इक्वल्स टू y। तो ये आपके पास फार्मूला है, इफ a to the power x equals to a to the power y then x equals to y। तो अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 2 to the power 2x equals to 16। अब मैं 16 को 2 की सम पावर में अगर लिखता हूँ तो देखें 2 to the power 2x, इसको मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 to the power 4, क्योंकि 2 को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। अब आप देख सकते हैं कि बेस एक जैसे हैं, आपके पास बेस एक जैसे हैं तो पावर्स इक्वल ले लूंगा मैं इस रूल के मुताबिक। तो ये आपके पास x इक्वल टू 4/2, तो यहाँ से कैंसिल होके ये 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ जाते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट ब्लैंक में हमारे पास है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लैंक है, कहते हैं द सॉल्यूशंस आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x² + 7x + 10 = 0 आर डैश। तो इसके सॉल्यूशंस बताने हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से मुराद क्या है। सॉल्यूशन से मुराद x की वो वैल्यूज जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी दोज वैल्यूज ऑफ x व्हिच सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
यानी यहाँ पे मैं x की जगह पे कोई ऐसा नंबर पुट करूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बैलेंस हो जाए, राइट हैंड साइड पे 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 आ जाए, ठीक है। तो याद रखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं, यानी x की दो ऐसी वैल्यूज आती हैं जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के जो सोल्यूशन है उनको फाइंड आउट करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स हैं आपके पास, आपने पढ़े हुए हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है, एक आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और एक आप क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करते हो। लेकिन एमसीक्यूज में जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है वो ज्यादातर फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व हो जाती है। तो अब देखें फैक्टराइजेशन मेथड को रिकॉल करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में आपका मैं क्विक रिव्यू अगर करवाऊं तो सबसे पहले आप ए, बी और सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करते थे। तो ए इस केस में 1 है, बी आपके पास 7 है और सी आपके पास 10 है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि ए को सी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब हमने दो नंबर ढूंढने होते हैं और वो दो नंबर जो होंगे, पहली बात ये याद रखनी है कि वो 10 के कोई भी दो फैक्टर होंगे, यानी वो दो नंबर ऐसे हमने ढूंढने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो 7 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करने से AC आ जाए, ठीक है। अब लाजमी बात है वो जो दो नंबर होंगे उनके कोई ना कोई साइन होंगे, ठीक है। कोई भी नंबर या ये भी हो सकता है कि दोनों के साथ प्लस का साइन हो, ये हो सकता है कि दोनों के साथ माइनस का साइन हो, और ये हो सकता है एक के साथ प्लस का साइन और एक के साथ माइनस का साइन हो। तो अक्सर स्टूडेंट्स साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि साइन किस तरह लेने हैं। तो आपने याद रखना है व्हेनेवर AC इज पॉजिटिव, जब भी आपके पास AC पॉजिटिव आ जाए, यू हैव टू चूज टू नंबर्स, बोथ चूजन नंबर विल हैव सेम साइंस, दोनों के सेम साइन होंगे, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, and it depends upon the sign of B. If B is positive, both chosen number will be positive, and if B is negative, both chosen number will be negative. यानी अगर AC पॉजिटिव आया तो जो दो नंबर लेंगे वो दोनों उनके साइन सेम होंगे, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, डिपेंड करेगा B के साइन पे। B पॉजिटिव हुआ तो दोनों पॉजिटिव और B नेगेटिव हुआ तो दोनों नेगेटिव। यहाँ पे आप इस केस में देखें AC आपके पास जो है वो +10 आया है विच इज पॉजिटिव, तो और B का साइन आपके पास यहाँ पे प्लस है, इट मींस बोथ चूजन नंबर विल हैव सेम साइन एंड बोथ चूजन नंबर विल हैव पॉजिटिव साइन। अब ऐसे नंबर जिनके साइन प्लस में हो दोनों के, ऐड करूं तो मेरे पास आ जाए 7 और मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ जाए 10, ठीक है। तो वो नंबर कौन से होंगे वो मैंने आपको पहले बताया कि वो 10 की कोई फैक्टर्स में से होंगे। 10 के फैक्टर आपके पास क्या हैं, जो 10 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, तो वो 1 है, 2 है और 5 है और 10 खुद है। तो अब इनमें से दो नंबर देखें आप, 5 और 2, ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको ऐड करो तो 7 आता है और इनको मल्टीप्लाई करो तो 10 आता है, ठीक है। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन बड़ी आसानी के साथ आप कर लेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन अब देखते हैं, देखें अब आपके पास आ जाएगा ये x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म को तोड़ेंगे तो x² + 5 + 2 × x + 10 इज इक्वल टू 0। तो अब x² + 5x + 2x + 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ग्रुपिंग करेंगे, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। यहाँ से आपके पास x कॉमन है तो x + 5, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें तो x + 5 दिस इज इक्वल टू 0। तो x + 5 दोनों में कॉमन है, बाकी आपके पास x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी के मुताबिक x + 5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू -2 आ जाएगी। लेकिन अब इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, तो आपने जो शॉर्टकट याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब आपके पास दो नंबर आपको मिल जाए ना, जिस तरह इस केस में हमारे पास AC जो है वो 10 आया था, +10 आया था, और इट मीन्स कि दोनों नंबर के साइन सेम होंगे और B वाला साइन दोनों का रखना है, यानी दोनों नंबर प्लस प्लस में चाहिए हमारे पास आए थे, +5 आया था और +2 आया था। तो अब इसके जो सोल्यूशन होंगे ना, जस्ट आप साइन चेंज कर दें। इस इक्वेशन के जो सोल्यूशन होंगे जस्ट आप साइन चेंज करके लिख दें। तो +5 और +2 अगर नंबर है तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो -5 और -2 होगा। देखिए हमने सोल्यूशन निकाले हैं तो वो बने भी -5 और -2 है। आगे ये सॉल्व करने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तो केस नंबर 1 था। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे आपके पास जिसमें AC नेगेटिव आ जाए, तो उस केस में आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट में वो भी आपको समझ आ जाएगी बात। तो अगर AC आपके पास
नेगेटिव आ जाता है, ए सी अगर आपके पास नेगेटिव आ जाता है। अब आपने जो दो नंबर चूज करने हैं ना, उनके जो साइन लेने हैं वो आपने एक के साथ प्लस का रखना है और एक के साथ माइनस का रखना है। स्टिल वी हैव अ कंफ्यूजन, एंड कंफ्यूजन इज दैट कि बड़े नंबर के साथ प्लस रखूंगा या छोटे नंबर के साथ प्लस रखूंगा। तो ये याद रखें, द साइन ऑफ बी एंड ग्रेटर नंबर मैचेस, यानी बी का साइन और ग्रेटर नंबर का साइन मैच करेगा। लेट्स सपोज बी का साइन अगर पॉजिटिव है तो बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर बी के साथ नेगेटिव है तो बड़े नंबर के साथ नेगेटिव आ जाएगा। तो बाकी प्रोसीजर वही है, आप कर लेंगे। लेट्स सपोज वो दो नंबर बनते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ +5 और -2, ये दो नंबर आते हैं। तो जब आप इनका सोल्यूशन लिखने लगे ना तो जस्ट ये साइन चेंज करके लिखते हैं, -5 और +2 क्या है। या आप मुख्तलिफ क्वेश्चन पे ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक है हमारे पास, कहते हैं कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स -5 एंड -2 इज डैश। तो देखें ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसके रूट ये हैं, लेकिन अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट या सोल्यूशन दे और वो कहे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हैं, यानी किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये दोनों रूट्स, ये दोनों एक्स की वैल्यूज जो हैं वो सेटिस्फाई करती हैं। उसके लिए आपने जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हो और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी हो, तो वो जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप याद रखनी है, वो ये याद रखनी है, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, वेयर s स्टैंड फॉर सम ऑफ रूट्स, ठीक है, और p स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और p से मुराद आपके पास प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स होगा। यानी जो गिवन रूट्स आपको दिए हुए हैं उनका आप सम ले लोगे, तो गिवन रूट्स -5 और -2 दिया हुआ है, तो -5 -2 -7, जब भी लाइक साइन हो तो ऐड करें, 5 में 2 ऐड करें 7, और दोनों का जो कॉमन साइन है वो उठा के लगा दें, -7 आ जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट लें तो -5 इंटू -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 10 आ जाएगा। तो इट मीन सम ऑफ रूट -7 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट 10 आ गया। तो इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये देखें बन जाएगा x² माइनस अपनी जगह पे s की जगह आपके पास -7 आ जाएगा इंटू x, और +10 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस इंटू माइनस +7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स -5 और -2 हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास, इस ब्लैंक में आपके पास -5 और -2 आता था, और इस ब्लैंक में आपके पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 बनती है। अब नेक्स्ट ब्लैंक पे जाता हूं, ये मैं बोर्ड साफ कर लूं जरा। तो ये नेक्स्ट ब्लैंक पे मेरे पास कहते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, याद रखें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास 3 है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी 1 को कहते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो आपके पास है, एक 1 है, एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। ये 2.2 का कंसेप्ट है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास होती है -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 r डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 बाई 2। अब जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, एक्स्ट्रा बातें ये याद रखें कि इसके दो कम्प्लेक्स रूट हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो कम्प्लेक्स रूट है, और एक रियल रूट है जो 1 है। अब इनकी ये प्रॉपर्टीज होती है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इन तीनों का सम करें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करें, तो ये आपके पास 0 आएगा। तो इस ब्लैंक में आपके पास 0 आ जाता है। अगर ये 2019 में ये ब्लैंक पूछी भी हुई है उसने, और अगर इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना हो तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपके पास ओमेगा क्यूब आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होगा और सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 होगा। और जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, यानी आप ओमेगा को लिख सकते हो 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 बाई ओमेगा, यानी इन दोनों की प्रोडक्ट 1 आएगी। जब दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो 1 होती है। तो ये सारी बातें थी ब्लैंक नंबर 6 रिलेटेड। आपको एक्स्ट्रा बातें भी मिल रही हैं, ये आप अपने पास नोट्स की फॉर्म में लिखते जाएं, आप विद इन वेरी शॉर्ट टाइम बहुत कुछ सीख जाएंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट ब्लैंक है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डैश एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू डैश। तो सम ऑफ रूट्स इसके बताने, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर
आपने सम ऑफ रूट्स बताने हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताने हैं, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास। देखें, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके जो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। जस्ट ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। तो अब सम ऑफ रूट्स निकालने हैं, तो इधर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स निकालूं तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस ये फॉर्मूले वाला और ये बी के साथ भी माइनस है, और बाई ए 2, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 3/2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए होता है, तो c आपके पास -4 है, a 2 है, तो ये -2 आ जाएगा। तो यानी सम ऑफ रूट आपके पास 3/2 आ गए और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास -2 आ गए। ठीक है, अब ब्लैंक नंबर 8 है हमारे पास, कहते हैं कि 2x प्लस 3 बाई 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज डैश फ्रैक्शन। तो देखिए आपके पास दो तरह की फ्रैक्शन होंगी। ठीक है, पहले तो आपके पास रेशनल फ्रैक्शन होता है। क्या रेशनल फ्रैक्शन? आपके पास कोई भी फ्रैक्शन जो p ऑफ x बाई q ऑफ x की फॉर्म में हो और q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपके पास रेशनल फ्रैक्शन होगा, और p ऑफ x और q ऑफ x से मुराद पॉलिनोमियल्स होगा। अब रेशनल फ्रैक्शन की दो सब टाइप्स हैं आगे, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, अब प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है? अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो उसको आप प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कहते हो। और अगर इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है, ये कंसेप्ट आपने अच्छी तरह माइंड में बिठाना है। और इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन ये होता है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो वो आपके पास इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे देखें आपके पास हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व इन न्यूमरेटर वो है आपके पास 1, और हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व इन डिनोमिनेटर वो आपके पास है 2। इट मींस न्यूमरेटर की डिग्री आपके पास 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री आपके पास 2 है। अब 1 इज लेस देन 2, इट मींस दिस फ्रैक्शन इज प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, तो ये आपके पास प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऊपर होता ये नीचे होता तो फिर इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन होता। अगर दोनों की पावर सेम होती तो फिर भी इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन होता। नेक्स्ट ब्लैंक है, कहते हैं द डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन r इज इक्वल टू 1, 2, 2, 5 इज डैश। ठीक है, तो डोमेन क्या होती है? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ बाइनरी रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। किसी भी बाइनरी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनमें जो पहला एलिमेंट्स है उसका जो सेट बनता है वो आपके पास डोमेन का सेट होता है। तो इसकी डोमेन क्या होगी? 1 और 2, यानी इसकी डोमेन आ जाएगी आपके पास 1, 2। अगर इसी ब्लैंक में रेंज का पूछ लेता तो रेंज जो होता है दी सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ बाइनरी रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज आपके पास होनी थी 2, 5। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह माइंड में रखना है। अब 10वीं ब्लैंक है, कहते हैं इफ a इज इक्वल टू ab एंड b इज इक्वल टू 1, 2, देन एक फंक्शन उसने लिखा हुआ है a, 1, b, 2 इज डैश फंक्शन, यानी फंक्शन की काइंड बतानी है, कौन सा फंक्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में उसका क्विक रिव्यू कर दूं, फंक्शन में आपने दो कंडीशंस याद रखनी है। पहली कंडीशन ये याद रखनी है कि जो डोमेन ऑफ गिवन जो भी बाइनरी रिलेशन हो वो चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है, तो उसकी डोमेन जो होगी वो सेट ए की इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस बाइनरी रिलेशन की जो डोमेन है वो a, b है और सेट ए भी आपके पास a, b है। पहली बात पूरी हो रही है। दूसरी बात फंक्शन के लिए पूरी होनी चाहिए कि देयर शुड बी नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स कंटेन्ड इन f, यानी किसी भी बाइनरी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनकी पहली एंट्री रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक करें ए है और बी है, रेपिटेशन नहीं है, रेपिटेशन होगी तो फंक्शन नहीं होगा। अब ये फंक्शन तो है, पहले आपने ये चेक करना है फंक्शन है, उसके बाद देखनी है काइंड्स ऑफ फंक्शन। तो काइंड्स ऑफ फंक्शन में याद रखें, मैं छोटा सा आपको यहाँ पे एक माइंड मैप बता देता हूँ 2 मिनट का, तो ये इससे आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। अगर फंक्शन हमेशा रेंज पे होगी, अगर रेंज ऑफ फंक्शन, ये याद रखने वाली बातें हैं, रेंज ऑफ फंक्शन अगर सेट बी की इक्वल हो, तो रेंज ऑफ फंक्शन अगर आपके पास सेट बी की इक्वल हो जाए तो ऐसे फंक्शन को आप ऑन टू फंक्शन कहेंगे। ठीक है, ऑन टू फंक्शन। और अगर रेंज ऑफ फंक्शन आपके पास सेट बी की इक्वल ना हो, रेंज ऑफ फंक्शन आपके पास सेट बी की इक्वल ना हो,
रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू सेट बी, तो ऐसे फंक्शन को आप इनटू फंक्शन कहेंगे, इनटू फंक्शन, या एज इस फंक्शन को आप ये भी कहेंगे नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। इनटू फंक्शन का एक और नाम भी है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। और एक और फंक्शन होता है जिसको आप 1 1 फंक्शन कहते हैं, 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन में ये है कि सेकंड एलिमेंट भी रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी देयर इज नो रिपीटेशन इन सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स कंटेन्ड इन एफ, यानी सेकंड एलिमेंट जितने भी हैं उनकी भी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, सेकंड एलिमेंट्स शुड नॉट बी रिपीटेड। वो तो सेकंड एलिमेंट जितने भी ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, तो 1 1 होगा। और लास्ट जो हमारे पास फंक्शन होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन आपके पास ऐसा फंक्शन होता है जो एट अ टाइम 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, यानी 1 1 प्लस ऑन 2, तो वो आपके पास बाइजेक्टिव होगा। अब ये यहाँ पे चेक करें, आपके पास ये फंक्शन तो है क्योंकि पहला एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा और डोमेन ऑफ फंक्शन सेट ए की इक्वल भी है। अब आप देखें रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ रही है आपके पास 1 और 2, ठीक है। तो और यहाँ पे बी के आपके पास 1 और 2, तो ये ऑन टू फंक्शन भी हो सकता है। एक इसका ऑप्शन ये आ सकता है कि ऑन टू फंक्शन। और ये अगर आप चेक करें तो सेकंड एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन भी है, ठीक है। अब ऐसा फंक्शन जो एट अ टाइम 1 1 भी हो ऑन 2 भी हो, तो वो आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अब पहला ऑप्शन होगा ऑन टू फंक्शन, दूसरा होगा 1 1 फंक्शन, तीसरा होगा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात जल्दबाजी में डायरेक्ट ऑन टू फंक्शन पे टिक कर आते हैं, लेकिन आपने पहले चारों एमसीक्यूज गौर से देखने और उसके बाद फिर देखना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो बनेगा वो बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो एट अ टाइम 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो इस वीडियो में हमने पहले 10 एमसीक्यूज देख ली है, पूरी होल बुक से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उनकी सीरीज हम कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले 10 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, इन एमसीक्यूज में आप बहुत कुछ सीखेंगे। बार बार इस वीडियो को देखें ताकि आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल सही तरह से क्लियर हो जाएं। बहुत शुक्रिया।